हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पेपर 2 में लैंग्वेज है और उसमें ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और 100 क्वेश्चन का है। दोस्तों, जितना पेपर 3 ज़रूरी है उतना ही पेपर 2 भी ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों मार्क्स जो है ऐड होकर मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आप किसी में कम टाइम देकर उसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि छोड़ सकते हैं। तो जितना ध्यान पेपर 3 पर देते हैं, पेपर 2 पे उतना ही ध्यान देना है, ताकि आप अपने मेरिट बना सकें। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए आज हम फिर हिंदी का 100 क्वेश्चन देखेंगे और जो कुछ नया वर्ड आएगा उसका हम लोग डिटेल से बात करेंगे। चलिए दोस्त, देर न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा का कौन सा समास है? तो दोस्तों, इसमें द्विगु समास है, क्योंकि इसमें संख्या का बोध हुआ है तो द्विगु हो जाएगा। अगला है पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, यानी विष्णु जी, इसमें कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला है कीचड़ उछालना, मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है बदनाम करना। अगला है गर्व करना, विकल्पों में दिए हुए किस मुहावरे का अर्थ है? तो किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये गर्व करना क्या, ऐठन कर चलना, ऐंठ कर चलना। अगला है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रहा है? तो दोस्तों, इसमें जो है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की ओर परिवर्तित हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि संज्ञा जो है, जैसे कौन कौन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जिसको प्रोपर नाउन बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक होता है जिसको मटेरियल नाउन बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा होता है जिसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, और एक भाववाचक संज्ञा होता है जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो संख्या किसी जाति का बोध कराता हो वही जातिवाचक है। जैसे नदी, पर्वत, लड़की, ये सब जो है जातिवाचक है। और व्यक्तिवाचक क्या हो गया? तो जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता हो, जैसे राम, गंगा, पटना, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और द्रव्यवाचक यानी जिसमें भार, नाप तोल की बात हो, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब जो है मटेरियल नाउन हो गया। समूह क्या है? जो संख्या किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह समुदाय का वाचक हो, जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। भाववाचक किसी के भाव, गुण आदि का बोध कराता हो, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कलिमा। तो इसमें कहा गया है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। तो इसमें जो है पहले जातिवाचक है और फिर भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संख्या नहीं है? तो कौन सा शब्द जो है समूहवाचक नहीं है? जैसे सभा, कक्षा, भीड़, ये सब समूहवाचक है, समूह की बोध हो रही है। लेकिन दौड़ जो है समूह का नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें दौड़ आंसर होगा। अगला है यह का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो यह का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है? तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तुओं को निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी मेज है, यह मेरे हथियार है, वह तुम्हारे आदमी है। तो यह वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और निश्चय किसको कहते हैं? तो जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे, उसने कुछ नहीं लिया, तो ये सब जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर संबंधवाचक होता है, फिर प्रश्न, निजवाचक, पुरुषवाचक, ये सभी जो है सर्वनाम का भेद है। 8 नंबर है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में हुआ है? तो आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं का प्रयोग जो है दोस्तों, यहाँ मैं जो है सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष है। जैसे पुरुष में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष होता है ना, तो मैं, हम, मैंने, मेरा, ये सब जो है उत्तम पुरुष है। मध्यम में है तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, ये सब जो है मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष में वह, यह, वे, यह, इन, ये सब हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो दोस्तों कारक में है कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को यानी कौन हो जाएगा? को से, तो करण से,
तो ये करण हो जाएगा। देखिए दोस्त, कर्ता ने कर्म को या को की बात हो रही है तो को जो है कर्म कारक हो जाएगा को, और से की बात होता तो ये करण कारक हो जाता है। से के द्वारा करक कारण होता है। और अपदान से क्या होता है? अपदान से होता है अधिकरण में पर, और संबोधन है और संबंध क्या होता है? क्या की संप्रदान को के लिए भी यूज किया जाता है, संप्रदान के लिए। और कर्म जो है को, तो ये कर्म कारक हो जाएगा को। अगला है हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद को कौन सा कारक है? तो ये पुस्तक दे रहा है तो संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। यहाँ को के लिए ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। अगला है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा क्या है? तो इस वाक्य में ज़्यादा जो है क्रिया विशेषण है। अगला है मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो मोह शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। अगला है ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती है। इस वाक्य में ललचाती है निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों ये जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप निम्नलिखित में से सही उत्तर है? तो ये प्रश्नार्थक क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। दोस्तों इसका थीम क्या था? तो इसका थीम जो था, इसका थीम था ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या था? इसका थीम को याद रखिएगा, थीम पूछा जाता है। तो 10 जनवरी को इसका थीम था ट्रेडिशनल नॉलेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। अगला है चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये बहुत ही डीप का क्वेश्चन है। चारण शैली को जो है डिंगल के नाम से जाना जाता है, और डिंगल जो है राजस्थानी भाषा है। दोस्तों राजस्थान के चारण कवियों ने अपने गीतों में जिस साहित्यिक शैली का प्रयोग किया है उसे ही डिंगल कहा जाता है। डिंगल किसको कहते हैं? यानी राजस्थान के चारण कवियों ने अपने गीतों के लिए जिस साहित्य शैली का प्रयोग किया है उसको डिंगल कहते हैं। तो ये डिंगल आंसर हो जाएगा। अगला है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों विभावरी जो है तत्सम शब्द है, क्योंकि विभावरी स्त्रीलिंग शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? रात्रि होता है। क्या अर्थ होता है? रात्रि। अगला है 1936 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो किसकी माने अध्यक्षता में राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में। ऐसे कांग्रेस का 1936 का अधिवेशन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, अध्यक्ष था। लेकिन राष्ट्रभाषा का सम्मेलन का अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। कर्म का तद्भव शब्द क्या है? तो कर्म का तद्भव शब्द काम है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द का चयन करें। तो इसमें देशज शब्द क्या है? डिबरी, जो दिया जिसको बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से अर्थ संकोच के प्रकार है। तो अर्थ संकोच के क्या प्रकार है? तो अर्थ संकोच के जो है 8 प्रकार है। दोस्तों अर्थ संकोच किसको कहते हैं? जैसे जो शब्द का पहले यूज व्यापक के रूप में होता था अब धीरे धीरे कम होने लगा, उसको जो है अर्थ संकोच कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं। जैसे सर्प का अर्थ होता है सरकने वाला या जो सरकता है, अर्थात जो कोई भी जीव सरकता हो उससे हम सर्प का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब यह केवल सांप के अर्थ में यूज होता है। तो इस तरह से संकोच हो गया। तो इसका 8 प्रकार का परिवर्तन होता है। अगला है चौथा का तत्सम शब्द क्या है? तो दोस्तों चौथा का तत्सम शब्द जो है चतुर्थ है। अगला है पीरी का प्रिया होना। तो देखिए लास्ट में या आ गया तो ये लास्ट में 3 टाइप का होता है। तो लास्ट वाला जो है अंत स्वरागम हो गया, मध्य में मध्य, और आदि स्वरागम जो है शुरू में चेंज होता है। अगला है आचार्य शंकु के रस सूत्री की व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? दोस्तों ये भी बहुत डीप का क्वेश्चन है। निष्पत्ति शब्द का अर्थ जो है अनुमति। दोस्तों आचार्य शंकु का मत था, जैसे रस के दूसरे व्याख्यात्मक आचार्य शंकु थे, यानी रस के बारे में व्याख्या किए थे। इनकी व्याख्या का मूल क्या था? मूल आधार न्यायशास्त्र का अनुमान प्रमाण था, यानी
और इन्होंने जो है प्रमाण 3 प्रकार का बताया था। एक प्रत्यक्ष प्रमाण जो सामने स्थित हो, और दूसरा जो है अनुमान प्रमाण, ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान, जैसे धुएं के देखकर आग का अनुमान लगाना, ये अनुमान प्रमाण था। और आप्त प्रमाण क्या है, किसी अधिकारी विद्वान या शास्त्र वचन को आधार मानकर उसे प्रमाण मान लेना। हाँ, एक था अनुमितिवाद। दोस्तों, आचार्य शंकु ने भद्द लोलट के मत को जो है भ्रमपूर्ण कहा। इनका कहना है कि अनुकार्य और उसके भावों का नट नटी में आरोप नहीं किया जा सकता, अपितु उनका जो है अनुमान कर लिया जाता है, जिसे अनुमान के आधार पर सही मान लेना। इसलिए उनका मत अनुमानवाद या अनुमतिवाद कहलाता है। तो इसका आंसर जो है अनुमतिवाद हो जाएगा। जैसे ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है, जैसे धुएं को देखकर आग का अनुमान कर लिया जाता है, उसी प्रकार रंगमंच पर उपस्थित नट नट्टी को देखकर जो है राम आदि अनुकारियों और उनके अस्थायी भाव का अनुमान दर्शक कर लेता है। तो ये अनुमति इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेदनशीलता का असाहचर्य यह अवधारणा किसकी है? तो दोस्तों, यह अवधारणा जो है टी.एस. इलियट का है। अगला है, रस सूत्र विभानुबाह्य विचारी संयोगद्र निष्पत्ति किस ग्रंथ से आया है? तो दोस्तों, इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग देखे हैं उसी का है, नाट्यशास्त्र का है, और इसी नाट्यशास्त्र का जो है शंकु जो है व्याख्या किया था। अगला है, प्रीफेस टू लिरिकल वैलेट्स किस आलोचक की कृति है? तो किस आलोचक की कृति है? तो ये वर्थ की कृति है। अगला है, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो एफिडेविट यानी प्रस्ताव, ये कोर्ट से बनता है। विद्यापति का जन्म दिए गए उचित विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों, ये बिहार में जन्म था इनका, मधुबनी बिहार में, और कब होता है? 1350 ईस्वी में। इनके जन्म के बीच में जो दोस्तों ये माने प्रूफ नहीं हो पाया है, 1350 से लेकर 1374 ईस्वी के मध्य इनका जन्म का अनुमान लगाया जाता है। और इन्हीं को जो है महाकवि कोकिल कहते हैं, और इनका उपाधि क्या है? महाकवि है। इनका उपाधि महाकवि है। और इनकी रचना क्या है? तो कीर्तिलता है, मणिमंजरा नाटिका है, गंगा वाक्यावली है, भूपरिक्रमा है। तो ये इनका जी रचना है। तो इनका आंसर मधुबनी हो जाएगा। अगला है, घर घर मंत्र देने वाले लोगों को किसका अभिमान है? तो किसका अभिमान है? तो दोस्तों, ये जो है ज्ञान का अभिमान है। अगला है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों, मधुकर शब्द का प्रयोग जो है यह उद्धव के लिए किया गया है। किसके लिए? उद्धव के लिए। अगला है, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो दोस्तों, दूसरे में जो है ये भिखारी के रूप में अपना परिचय दिया है। अगला है, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है, इसका क्या मतलब हुआ? दोस्तों, इसका मतलब हुआ जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी। अगला है, कवि बिहारी अपने कष्ट को हरने की बात किससे कर रहा है? तो किससे कर रहा है? दोस्तों, यह जो है कृष्ण जी से कर रहा है। अगला है, भूषण ने समुदाग्नि से किसकी तुलना की है? तो भूषण ने समुदाग्नि को जो है किससे तुलना की है? तो ये शिवाजी से की है। दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था भूषण जी का? तो ये 1613 ईस्वी में कानपुर में हुआ था, और मृत्यु 1705 ईस्वी में हुआ था। और पिता का नाम क्या था इनका? रत्नाकर त्रिपाठी थे। और ये इनका छंद का क्या था? तो छंद जो है कवित सवैया थे। अलंकार जो है प्राय सभी अलंकार यूज करते थे। और इनका ग्रंथ क्या है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाला दर्शक, यह सभी इनका ग्रंथ था। अब भाषा क्या था? तो ब्रज भाषा था। और इनकी और क्या रचना था? तो इनकी और रचना था, इनकी जो दोस्तों 3 ग्रंथ हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दर्शक, ये तीनों जो है वीर रस के ग्रंथ है। और इनमें जो है शिवाजी और छत्रसाल के शौर्य तथा पराक्रम का वर्णन किया गया है। तो यही समुद्रग्नि जो है शिवाजी की तुलना की है। अगला है, विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है मैथिली कोकिल? इससे पहले हम लोग चर्चा किए हैं कि विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। क्यों? उसमें स्वर माधुर्य है, उनके काव्य सरस है, और उनके काव्य गेय है। इस सभी के कारण जो है इनको मैथिली कोकिल कहा जाता है। कबीर जीवन में किसको महत्व देता है? तो कबीर दास जो है जीवन में ये
करनी को महत्व देता है। अगला है सूरदास हिंदी काव्य गगन का क्या माना गया है? क्या माना गया है? तो ये सूर्य माना गया है, गगन को सूर्य माना गया है। दोस्तों सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 में। और ये इनकी मृत्यु कब हुई? 1583 में। इनकी रचना क्या क्या है? तो सुरसागर है, साहित्य लहरी है और सुरावली है। ये तीनों याद रखिएगा, सुरावली को भी याद रखना है। अगला है तुलसीदास का लालन पालन किसने किया था? तो तुलसीदास का लालन पालन जो है ये चुनिया दासी ने किया था। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई को प्रेरणा स्रोत ग्रंथ क्या है? तो बिहारी सतसई का प्रेरणा स्रोत ग्रंथ जो है गाथा सप्तमी है, अमरुख शतक है, आर्या सप्तमी है। तो ये सभी हो जाएगा। दोस्तों ये बिहारी लाल है, बार बार इनका नाम आता है। तो बिहारी लाल जो है इनका जन्म कब होता है? 1603 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है? बसुआ है, जो ग्वालियर में है, बसुआ। और 1603 में जन्म हुआ। ये क्या क्या लिखे है? तो ये इनकी रचना जो है बिहारी सतसई एक हो गया, और फिर बिहार के दोहे हो गया, और बिहारी लाल के 25 दोहे। ये 3 पुस्तक इन्होंने लिखा था। अगला है कान्हा भये बस बांसुरी के अब कौन से सखी हमको चाहिए, निशी धौस रहे संग साथ लगी यह शीतन तापन क्यों सही। उपयुक्त पंक्तियां रसखान के किस कृत्या में लिखी गई है? तो रसखान के किस कृति में? तो ये सवैया में लिखा गया है। अगला है भूषण मुख्य रूप से किस आश्रमदाता के दरबार में कवि के रूप में रहे थे? तो किस आश्रमदाता के? तो ये शिवाजी के आश्रमदाता में। अगला है भारतेंदु की काव्य भाषा में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें ये मल्हार, ठुमरी, लावनी सभी छंद का प्रयोग किया गया है। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र का? 1850 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? काशी में। और इनकी शिक्षा जो है ये माध्यम से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किए थे, स्वास्थ्य के माध्यम से। और भाषा शैली क्या है? तो भाषा शैली ब्रज भाषा और खड़ी बोली जैसी भाषा है। और इनकी रचना क्या है? नील देवी, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा। दोस्तों इनका भारत दुर्दशा को याद रखिएगा। भारत दुर्दशा जो बहुत अच्छी रचना है। फिर है कर्पूर मंजरी, ये भी ठीक है। सुलोचना है, अंधेर नगरी, ये सभी है। दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में कवि सुधा और हरिश्चंद्र मैगनीज और स्त्रियों के लिए बाल बोधनी पत्रों का प्रकाशन पत्रकार के रूप में जो है भारतेंदु की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। किसमें? कवि सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज और स्त्रियों के लिए बाल बोधनी, ये तीनों में। तो इसको याद रखिएगा। और भारत दुर्दशा कब लिखा था? तो 1880 में लिखा था, 1880 में। तो इस टाइप से जो है आप उसको जान सकते हैं। अगला है हिंदी के उत्थान के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करने वाला कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला है प्रसाद जी किस मासिक पत्र के लिए नियमित रूप से लिखा? तो किस मासिक पत्र के लिए नियमित रूप से लिखा? तो इंदु के लिए। अगला है द्विवेदी युग के उल्लेखनीय प्रगतिकार है, तो कौन है? ये मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, ये दोनों है। अगला है इनमें कौन निराला की रचना नहीं है? तो कौन निराला की रचना ही नहीं है? तो इसमें से जो है ये आंसू जो है निराला की रचना नहीं है। ये किनकी रचना है आंसू? तो आंसू की रचनाकार जो है कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। अगला है दिनकर जी ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार कब से कब तक रहा? तो हिंदी सलाहकार जो है कब से कब तक रहा? ये जो है ये 1965 से 1971 तक रहा। अज्ञेय जी किस अकादमी के संचालक भी रहे? तो किस अकादमी के संचालक भी रहे? तो राजस्थान अकादमी का। अगला है पंत जी ने परिष्कृत और उदात्त के रूप दिया, तो ये सौंदर्य के में दिया। अगला है दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जिसमें सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता है। किसका कथन है? दोस्तों ये कथन जो है महादेवी वर्मा जी का है। अगला है आधुनिक हिंदी कविता में किस कवि के लिए बाबा संबोधन किया जाता है? तो किस कवि के लिए? तो ये नागार्जुन के लिए। अगला है हाई स्कूल की परीक्षा पास हो जाने के साथ ही किसके जीवन में कठिनाइयां दस्तक देने लगी है? तो किसके जीवन में? तो ये धूमिल के जीवन में। अगला है प्रसाद की किस कृति में छायावादी प्रवृत्ति के दर्शन सबसे पहले होता है? तो किस कृति में? तो ये झरना में।
अगला है, दिनकर ने किस कृति की रचना भारत पर चीन की बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप की है? तो इसमें जो है परशुराम की प्रतीक्षा में की है। इनमें से कौन अज्ञेय की रचना है? तो कौन अज्ञेय की रचना है? तो ये सभी हो जाएगा। इंद्रधनुष रौदे हुए थे, भवंती और त्रिशंकु, ये तीनों है। अगला है, कौन यहाँ सुखी है, कौन यहाँ मस्त है? सेठ ही सुखी है, सेठ ही मस्त है, मंत्री ही सुखी है, मंत्री ही मस्त है। उपयुक्त पंक्तियाँ जो है नागार्जुन के किस कविता से लिया गया है? तो नागार्जुन का यह कविता जो है ये 26 जनवरी और 15 अगस्त इस कविता से। अगला है, लिख पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे। पंक्तियाँ किनकी है? तो यह पंक्तियाँ जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। अगला है, कविता कामनी को रीतिकालीन विलासिता के झूर मुट्ठों से निकालने वाला कौन है? तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला है, प्रसाद की पहली कृति कौन सी है? तो प्रसाद की पहली कृति जो है चित्रधार है। अगला है, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, यह पंक्ति किनकी है? दोस्तों यह पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त का है। अगला है, इमारो उत्तम भारत देश किसकी उत्तर है? तो यह उत्तर जो है किसकी है? तो ये राधाचरण गोस्वामी का है। अगला है, जयशंकर प्रसाद कैसे कवि है? तो जयशंकर प्रसाद जो है ये कैसे कवि थे? तो ये कालजयी कवि थे। मिर्जा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा? तो मजदूरों से क्या करने को कहा? तो ये कबड्डी खेलने को लिए कहा। अगला है, माता दीन का किस जाति की कन्या से संबंध था? तो किस जाति की कन्या से संबंध था? तो ये चमार जाति की कन्या से संबंध था। लक्ष्मी अत्यंत सात्विक भाव से किसको प्रेम करती है? किसको प्रेम करती है? तो ये बालदेव को प्रेम करती है। अगला है, पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजाद कहाँ हुई थी? तो इसकी इजाद कहाँ हुई थी? तो इसकी इजाद जो है ये दीवानी की अदालत में हुई थी। अगला है, गोबर को किसके हड़ताल में गंभीर चोट लगी थी? तो किसके हड़ताल में? तो ये मजदूर संघ के हड़ताल में। अगला है, गांव वाले किसके आने की बात कह रहे थे? तो गांव वाले जो है ये डॉक्टर साहब को आने की बात कर रहे थे। श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास कौन सा है? तो इनका पहला उपन्यास जो है ये सुनी घाट का सूरज है। अगला है, नाटक के किस अंक में स्थान शमशान टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया है? तो किस अंक में? तो ये दूसरा अंक में। कोमा को किस पात्र में धूमकेतु को दिखाकर भयानक अमंगल की सूचना दी है? तो किस में? तो ये जो है मिहिर देश में। आधे अधूरे को 1969 किस तिथि को देशांतर में अभिमंत्रित किया गया है? तो किस तिथि को? तो ये जो है ये 2 मार्च को। अगला है, भारत दुर्दशा नाटक के द्वितीय अंक में संवाद कौन बोलता है? तो द्वितीय अंक में जो है ये सभी है, भारत, आशा और निर्लजता। अगला है, ध्रुव स्वामी ने अपनी नीर को क्या संज्ञा दी है? तो अपने नीर को जो है ये स्वर्ण पिंजर की संज्ञा दी है। सावित्री का मूल पति कौन था? तो सावित्री का मूल पति जो था ये महेंद्र नाथ था। यह किसका कथन है? शहजादों के दुखेर रंगमहल की अभागिन बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ आती है। तो यह जो है ये ठाकुर सरदार सिंह का है कथन। अगला है, कहानी पढ़ लेने के बाद सुधीर पाठकों के मन में कौन सी भाव पैदा होता है? तो कौन सी भाव पैदा होता है? तो सामंतों और साहू महाजनों के प्रति समर्पण भाव की भावना उत्पन्न होता है। ज्ञानेंद्र कुमार ने अपनी कहानियाँ में क्या महत्व दिया है? तो अपनी कहानियाँ में जो है ये सभी को महत्व दिया है, जैसे व्यक्तिवाद को, अध्यात्मक और रहस्यवाद तीनों को महत्व दिया है। अवसाद में कौन कौन वाले हैं इस परिंदे कहानी में? तो ये सभी हो जाएगा, लतिका, मेजर गिरीश और ह्यूबर्ट। कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह कौन है? तो कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह जो है राजा निर्वंशिया है। घर वापसी के बाद अपने घर में सर्वप्रथम उन्होंने क्या देखा? तो सर्वप्रथम जो है ये बहू के शरीर पर कपेर का अस्त व्यस्त रहना, बसंती का कहकर मारकर हंसना, नरेंद्र का कमर पर हाथ धर कर रहना, ये सभी देखा। अगला है, ओफ दूध पीते बच्चों तक के दिल में वैर और हिंसा तक किसका कथन है? तो यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन शुक्ला जी का है। अगला है, मिस पाल ने स्वयं को हर लिहाज से बदकिस्मत क्यों कहा?
तो हर लिहाज से बदकिस्मत क्यों कहा, ये सभी हो जाएगा। यानी उनको जो प्रॉब्लम था, यानी नौकरी में जाने के बाद उसके सहकर्मी बदचरित्र मिले, फिर जो है विवाह नहीं होने से पति का प्यार न मिला और उसे अपनी भी ममता और का प्यार न मिला, ये सभी हो जाएगा। कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा, किसने कहा था, तो यह जो है ये मधुआ ने कहा था। दोस्तों हम हिंदी का कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे कवि के बारे में, उपन्यास के बारे में, अगर आप वो नहीं देखें तो देखिए, उससे ज़रूर आपको क्वेश्चन मिलेगा। छल कपट है और ये ऊंचे लोग अपने जाल फरेब से काम चलाते हैं, कौन है, तो कौन है, यह जो है ये गांव का ठाकुर है। लतिका कन्वेंट स्कूल के छात्रावास में किस पद पर कार्यरत थे, तो किस पद पर कार्यरत थे, तो यह पद जो था ये वार्डन का पद था। अगला है, दिल्ली में एक मौत कहानी में सूचियों पर लटके ईसा के लेखक को, लटेक ईसा को लेखक को क्या मतलब है, तो क्या मतलब है, तो इसका मतलब जो है ये बस में खड़े यात्री से है। अगला है, वापसी किस विधा की रचना है, तो वापसी जो है ये कहानी है। अगला है, यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है, तो किससे होता है, तो आम आदमी से होता है। अगला है, यह किसका कथन है कि माँ को मेरा घर में होना ही बुरा लगता था, यह कथन जो है ये मिसपाल का है। अगला है, किसने निश्चय किया कि घर के किसी मामले में दखल नहीं देंगे, तो किसने निश्चय किया, यह गजाधर बाबू ने किया था। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है, तो किस नाम से पुकारा है, तो पुरानी भाषा। अगला है, रहीम किसके दरबार में कवि थे, तो रहीम जो है ये अकबर के दरबार में कवि थे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा था, तो यह जो है यह मूलक दास ने कहा था। अगला है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है, तो इस काव्य की नायिका जो है कौन है, देवयानी है। अगला है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, तो साहित्य लहरी की रचयिता जो है ये सूरदास है। अगला है, हितरंगिनी किसकी रचना है, दोस्तों हितरंगिनी जो है ये कृपाराम की रचना है। अगला है, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है, तो किसकी कृति है, तो ये यशपाल की कृति है। अगला है, पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक कौन है, तो इसका लेखक जो है शरद देवपारा है। तो दोस्तों इतना ही। हम लोग हिंदी में जैसे कवि के बारे में देखे हैं, फिर उपन्यास पढ़े हैं और कुछ कहानियाँ पढ़े हैं जो इम्पोर्टेंस है। तो इसका वीडियो जो है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप एक बार उसको देख लेते हैं तो इसमें से 50% क्वेश्चन आपको बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्त इतना ही। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, और दोस्तों को भी ऐड कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।